हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का मेरा लेक्चर एमकॉम 4 सेमेस्टर का है, जिसमें सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यूनिट 5 के बारे में बताऊँगी। और टॉपिक है आज का है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसका मतलब है भौतिक वितरण प्रबंध। देखिए स्टूडेंट, पहले के मैंने लेक्चर में आप लोगों को जो है होल सेलर मैनेजमेंट, रिटेल सेलर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। उसी के अंतर्गत यूनिट 5 का ही ये टॉपिक है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, जिसका आज पार्ट 1 है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि भौतिक वितरण क्या होता है, इसकी आवश्यकता कहाँ से है। इसको पहले समझने के लिए देखिए, एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि कैसे जो है कोई प्रोडक्ट है उसका जीवन कैसे स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर अपने को भौतिक वितरण समझना है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के अपने को डीप में जाना पड़ेगा कि कैसे उसका जो है जीवन जो है स्टार्ट होता है। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसका जीवन जो है उसके जन्म होने से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से जो है भौतिक वितरण कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वस्तुओं का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। जब वस्तुओं का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, तब वहाँ क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो है आता है ना। जैसे कोई मनुष्य का जन्म होता है, वैसे ही क्या होता है, उत्पादन के द्वारा जो है प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद जो है ये समस्या आती है कि जब वस्तु का जो उत्पादन हो गया है तो उसके बाद उसको अपन जो है वितरण कैसे करें, कौन से माध्यम का क्या करें, चयन करें। तो जो उत्पादक होता है वो उसका माध्यम का चयन करता है कि कैसे जो है वो अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाए, जिसके बारे में मैंने आपको वितरण माध्यम के माध्यम से जो है सारे माध्यमों को बताया है कि सबसे पहले जो है क्या चयन किया जाता है, वितरण का माध्यम चयन किया जाता है, जिसके अंतर्गत होल सेल, रिटेल सेलर और बीच के जो मध्यस्थ हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए, ये इनका चयन होने के बाद जब माध्यमों का क्या होता है, चयन हो जाता है, उसके बाद जो है विक्रेता किसकी नियुक्ति करता है, जो उत्पादक होते हैं वो विक्रेताओं की नियुक्ति करते हैं। जिसके बाद ये समस्या आती है, जब विक्रेता भी क्या हो गए हैं, नियुक्त हो गए हैं, तो उसके बाद जो है ये समस्या है कि जो वस्तु को जो है किस प्रकार से जो है आदेशित माल को, जो वस्तु बनी है, जब ग्राहक उसको क्या करता है, आदेशित करता है, तो कैसे जो है उस वस्तु को कम से कम जो है लागत पर और जो आदेशित स्थान है वहाँ पर किस प्रकार से भेजा जाए। ये जो सारी क्रिया आती है वो भौतिक वितरण प्रबंध के अंतर्गत आती है। तो ये सारे मतलब जो वस्तु जो है अंतिम उपभोक्ताओं के तक पहुंचने के तक जितनी जो क्रियाएं करती है वो जो है भौतिक वितरण प्रबंध कहलाता है। जैसे इसका अर्थ देख लेते हैं अपन कि जो भौतिक वितरण है उसका आशय है सही समय पर। देखिए, एक एक वर्ड को ध्यान देंगे। सही समय पर, सही स्थान पर, सही मात्रा पर क्या करना, वस्तुओं को पहुंचाना। आदेशित माल जो है कम से कम समय में निर्धारित स्थान पर कम से कम यातायात लागत पर भेजा जाए, इसी को जो है भौतिक प्रबंध कहा जाता है। भौतिक वितरण प्रबंध का यही मतलब है कि जो है वस्तुओं को जो है उठा करके परिवहन और भंडारण और पैकेजिंग करके जो स्टॉक प्रबंध है वो भी जो है इसी के अंतर्गत आता है, स्टॉक प्रबंध करना। मैंने 4 चीज़ें आपको बताई भौतिक वितरण के अंतर्गत। जो पहली चीज़ें आती हैं भौतिक वितरण में, परिवहन, इसके बाद उसको परिवहन के बाद आएगा भंडारण,
भंडारण के बाद उसको पैकेजिंग के बाद क्या करना, स्टॉक के रूप में भी क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो ये जो चारों क्रियाएं आती है वो भौतिक वितरण के अंतर्गत आती है। अब देखिए जो भौतिक वितरण की परिभाषा जो है विद्वानों ने दी है उसको भी देख लेते हैं। भौतिक वितरण के बारे में उन्होंने क्या बताया है। तो भौतिक वितरण का मतलब है कि वस्तुओं के उत्पादन के बाद उपभोग से पहले उसको जो है वास्तविक रूप से एक स्थान से क्या करना, दूसरे स्थान पर भेजा जाना ही क्या है, भौतिक वितरण के अंतर्गत आता है। देखिए वस्तु को जो है उपभोग से पहले जो है जब उसका उत्पादन होता है उसको जो है एक स्थान से क्या करना, दूसरे स्थान पर भेजना ही क्या है, भौतिक वितरण कहलाता है। तो जब वस्तुएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वही अपन क्या बोल सकते हैं, इसको भौतिक वितरण मतलब आप जैसे कि जानते हैं कि इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो वितरण की शुरुआत है वो कब होती है, तो वितरण की जो शुरुआत होती है वो होती है इसका उत्तर जो अपने को मिलेगा उत्पाद के बाद। वितरण कहाँ से स्टार्ट होता है, उत्पाद के बाद जो है वितरण क्या होता है, स्टार्ट होता है। उत्पाद के बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है। और जो इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आएगा कि ये कब तक चलेगा, तो इसका सीधा उत्तर है कि जब तक कि क्या है, उपभोग नहीं हो जाता तब तक कि ये क्या है, चलेगा। तो जहाँ शुरुआत कहाँ से हुई, उत्पाद के बाद से, चलेगा कब तक, उपभोग तक क्या है ये चलेगा। इसके बाद जो है यहाँ तक होने के बाद जो है जिन प्रणालियों के लिए वस्तु का वितरण होता है ये सभी सारी चीज़ें क्या है, भौतिक वितरण के अंतर्गत आती हैं। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं भौतिक वितरण के अंतर्गत, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है भौतिक वितरण के अंतर्गत आती है। तो ये हो गया भौतिक वितरण का अर्थ। इसके बाद जो है आगे अपन देखते हैं कि जो भौतिक वितरण होता है उसकी विपणन की जगत में मतलब मार्केट में जो है क्या भूमिका होती है। जो भौतिक वितरण होती है उसकी विपणन जगत में क्या भूमिका है। तो देखिए जो आज का जो युग है विपणन का युग है, वस्तुओं के भौतिक वितरण का जिसमें बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि जब एक क्रेता क्या करता है, वस्तु चाहता है तो वस्तु उसको क्या करनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। यदि इस प्रकार की सेवाओं का उपयोग जो है वितरण के लिए किया गया है तो एक निर्माता की जो है ख्याति में क्या होगी, वृद्धि होगी और उसके ग्राहक जो है वो क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। लेकिन अगर वितरण व्यय जो है कम से कम आएगा तभी क्या होगी, लागत जो है वो क्या आएगी, कम आएगी और उससे क्या होगा, जो है वस्तु जो है क्रेता को कम लागत पर क्या होगी, मिलेगी। और जो है वितरण लागत ही क्या करती है, बाजार को निर्धारित करती है। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि जो यातायात प्रबंध किया जाएगा उसकी लागत क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। और जो सेवा है वो अधिक से अधिक उनका क्या करना चाहिए, उपयोग जिससे किया जाए। तो वितरण लागत को घटाया जाए और जो है तभी जो है वस्तु जो है विपणन जगत में सफल हो सकती है। तो भौतिक विपणन जगत में जो है इनके भौतिक वितरण की क्या भूमिका है, तो देखिए सबसे पहली भूमिका है उत्पाद एवं उपभोग के सामंजस्य में। उत्पाद एवं उपभोग के सामंजस्य में इसकी क्या है, भूमिका है। देखिए भौतिक वितरण जो है उत्पादन और उपभोग दोनों में क्या करता है, सामंजस्य उत्पादन करता है, स्थापित करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपभोग कहाँ से स्टार्ट होगा, भौतिक वितरण कहाँ से स्टार्ट होगा, उत्पादन से लेकर के एंड कहाँ पर होगा, उपभोग में। तो दोनों के बीच जो क्या करता है वो संतुलन स्थापित करता है।
तो भंडार सुविधाएं जैसे मौसमी उपभोग है उसके लिए सहायता प्रदान करती है। साल भर क्या करना पड़ता है, उत्पादन को बनाए रखना पड़ता है। जैसे क्या होता है, जो ऊनी माल है उसको जो है वर्ष भर क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है स्टोर करके, क्योंकि इसका उपयोग किस में किया जाता है, केवल सर्दियों में ही क्या किया जाता है, किया जाता है। तो इसी कारण जो है मौसमी उत्पाद को स्टोर करके क्या करना, उसको रखना, और वर्ष भर जो है बाद में क्या आएगा, उपयोग नहीं आएगा। जैसे मान लो गेहूं का ही उत्पादन है, रबी की जो फसल है, रबी के समय ही क्या होता है, गेहूं उत्पादन होता है, तो इसका भी जो है भंडार करके रखना पड़ता है साल भर के लिए। तो जो मांग और पूर्ति में जो संतुलन स्थापित कौन करता है, भौतिक वितरण के द्वारा ही क्या होता है, मांग और पूर्ति में जो है संतुलन स्थापित होता है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है मूल्य के स्थिरीकरण में। जो भौतिक वितरण की भूमिका किस में है, मूल्य के स्थिरीकरण में भी क्या है, इसकी भूमिका है। कैसे इसकी भूमिका है, भौतिक वितरण जो है उसकी सुविधाएं जो है मूल्य के को स्थिर करने में क्या करती है, सहायता देती है। क्योंकि इससे जो माल है, एक विपणन जो है करता अपने माल को उस समय तक गोदाम में क्या करता है, रखता है, प्रतीक्षा करता है जब तक कि उसका मूल्य क्या है, उसके हित में ना आ जाए। तो मूल्य के को स्थिरीकरण में भी क्या करता है, सहायता देता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्टॉक का आकार। जो है भौतिक वितरण जो है स्टॉक के आकार को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि अगर सुविधाएं उपलब्ध हैं तो स्टॉक क्या किया जाएगा, बड़ी मात्रा में रखा जाएगा। अगर भंडारण की सुविधा रहेगी तब उसको बड़ी मात्रा में क्या करेंगे, रखेंगे। तो इससे भी स्टॉक को रखने में भी क्या मिलती है, सुविधा मिलती है, जिससे क्या कर सकते हैं, वे अपनी आवश्यकता अनुसार जो है उसको माल जो है खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट लिखा है क्रय पर प्रभाव। भंडार की सुविधा होने पर क्रय पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि जो प्रबंध के पास जो है भंडार सुविधा पर्याप्त मात्रा में है तो उनके द्वारा जो है बड़ी मात्रा में क्या किया जाएगा, क्रय करके लाभ को अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है पांचवा पॉइंट है मध्यस्थों को निश्चित करना। जो भौतिक वितरण है उसके माध्यम से जो है मध्यस्थों को निश्चित किया जाता है। जैसे कि यदि कोई निर्माता ये निर्णय लेता है कि स्टॉक को रखने के लिए जो है गोदामों की सहायता ली जाए, तो इसका मतलब ये है कि निर्माता को क्या करना पड़ेगा, गोदाम की स्थापना जो है उनको नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जो है इसके माध्यम होंगे वो क्या करेंगे, इसके लिए गोदाम की जो है स्थापना करेंगे। और जैसे मान लो वितरण माध्यम क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है, तब फिर इनको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक जो है वो रखना पड़ेगा। और जो माल जो है उपभोक्ताओं तक गोदाम से क्या है, सीधा पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, छठवां पॉइंट है वस्तु नियोजन पर प्रभाव। तो मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी प्लानिंग के लिए भी जो है भौतिक वितरण की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इसके द्वारा जो है माल जो है जैसे मान लो जिस परिवहन के साधन से भेजा जाता है तो उसमें जो है पैकिंग भी करना पड़ता है उसी के अनुसार। जैसे मान लो हवाई जहाज़ से भेजा जा रहा है माल, तो उसमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि पैकिंग किया जाएगा कि भारी ना हो और आकार भी अधिक क्या हो, बड़ा ना हो, उस प्रकार से उसका जो है पैकेजिंग किया जाएगा। तो वस्तु के संबंध में जो है प्लानिंग करने में भी जो है भौतिक वितरण जो है सहायता देता है परिवहन के माध्यम से। तो ये है भौतिक वितरण की विपणन जगत में इसकी जो है वो भूमिका है। इसके बाद देखिए भौतिक वितरण जो होता है उसके उत्तरदायित्व जो है संस्था का मालिक क्या होता है, भौतिक वितरण का उत्तरदायी होता है। लेकिन मान लो संस्था का आकार क्या है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो है ये 3 व्यक्ति होते हैं, उनको क्या, उनमें से किसी एक को क्या किया जाता है, ये दायित्व सौंपा जाता है। पहला है समिति। तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं एक समिति बनाती है और उसके जो सदस्य होते हैं वो विभाग के क्या होते हैं, प्रमुख अधिकारी होते हैं। और वो क्या करते हैं, वस्तु के भौतिक वितरण में क्या करते हैं, सहायता देते हैं। जैसे विक्रय प्रबंधक, यातायात प्रबंधक और स्टॉक नियंत्रण, ये जो है तीनों चीज़ें जो है इन समिति का उत्तरदायित्व होता है
कि वो जो है कार्य कुशलता बढ़ाने और लागत में जो है कम से कम करने, और ये सारी चीज़ों में क्या करें, तालमेल क्या करें, बैठा के रखें। तो और इनका क्या करना, जो नीतियां हैं उनका मूल्यांकन करते रहें। तो इनको ये आवश्यक होता है कि जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको ध्यान में रखें, जिससे कि उपभोक्ताओं को जो सेवाएं देनी है उसमें जो है प्रतियोगिता का जो है सामना किया जा सके। इसके बाद दूसरा आता है विभाग। ये भी जो है उत्तरदायित्व को निभाने का एक अच्छा रास्ता है, जिसमें क्या की जाती है, विभाग की स्थापना कर दी जाती है और उन तक पहुँचाने का जो है माध्यम जो होता है, उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का जो जिम्मेदारी होता है, ये जो विभाग होता है वो क्या करता है, पूरा अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है विपणन संचालक। जो कुछ संस्थाएं क्या करती है कि भौतिक वितरण के उत्तरदायित्व के लिए ना तो समिति बनाती है और ना ही विभाग बनाती है। वो क्या करती है, जो विपणन विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, उनके जो संचालक होते हैं, उनको क्या कर देती है, कार्य जो है सौंप देती है। तो ये जो विपणन अधिकारी होता है उसको कई नाम से जाना जाता है, विपणन प्रबंधक भी बोलते हैं, विपणन संचालक भी होता है। तो भारत में जो है, अपने भारत देश में भौतिक वितरण के उत्तरदायित्व के लिए जो है न तो समिति बनाई जाती है, न ही विभाग बनाए जाते हैं, बल्कि जो विपणन संचालक होता है, विपणन विभाग होता है, वही क्या करता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर ले लेता है। तो ये भौतिक वितरण के जो है उत्तरदायित्व व्यक्ति होते हैं। तीनों में से अलग अलग देशों में जो है अलग अलग जो है चयन की प्रक्रिया जो है की जाती है। इसके बाद देखते हैं कि जो वितरण का उद्देश्य क्या है, ये भौतिक वितरण जो होता है उसका उद्देश्य क्या है। देखिए प्रत्येक निर्माता जो होता है भौतिक वितरण का एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि जो भौतिक वितरण है वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो निर्माता है अपने भौतिक वितरण का जो है सही लक्ष्य जो है क्या बनाते हैं कि सही माल जो है, सही माल सही समय पर, देखिए तीनों वर्ड को ध्यान रखेंगे, सही माल सही समय पर सही स्थान पर, माल समय और स्थान, इस पर क्या करना जिससे कि लागत जो है क्या है, कम से कम आए, उस पर क्या करते हैं, भेजना पड़ते हैं। लेकिन यही उनका जो उद्देश्य है ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो है और भी उनके कुछ उद्देश्य होते हैं। भौतिक प्रणाली जो वितरण प्रणाली है उनका जो लक्ष्य होता है न्यूनतम लागत पर क्या करना, अधिक ग्राहक सेवा जो है वो देना, ये जो है इनका लक्ष्य होता है। और यदि जो सेवा अधिकतम दी जाती है तो लागत भी क्या होता है, बढ़ता है, और यदि लागत न्यूनतम आती है तो सेवा जो है नहीं दी जा सकती। तो देखिए जो भौतिक वितरण प्रणाली है वो एक कुशल प्रणाली होनी चाहिए। तो इसमें जो है दो चीज़ों का जो है लक्ष्य बनाना है अपने को, सबसे पहले सेवा का स्तर और दूसरा है सेवा की लागत, मतलब कि लेवल ऑफ सर्विस। लेवल ऑफ सर्विस मतलब जो निर्माता होता है वो क्या करता है, स्वयं जो है निर्धारित करता है कि कैसे जो है एक हफ्ते में जो है ग्राहक को क्या हो जाए, माल जो है वो मिल जाए। क्योंकि कुछ निर्माता ये भी निर्धारित करते हैं कि जो बड़े ग्राहक है उसको क्या है जल्दी से जल्दी 3 दिन में ही क्या हो जाए, माल जो है मिल जाए। तो एक निर्माता का जो सेवा का जो स्तर है वो प्रतिस्पर्धा करने वालों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जो सेवा दे रहे हैं, यदि निर्माता जो है सेवा को घटा देता है तो ग्राहक क्या करते हैं, उस निर्माता को जो है समर्थन करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो उनको क्या, और साथ ही उनसे जो है वस्तु खरीदना भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो एक निर्माता को जो है बहुत सारे विकल्प जो है अपनाने पड़ते हैं, जिससे कि क्या कर सके वो वस्तु की जो संभावित संवेदनशीलता है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो ग्राहक का सेवा स्तर जो होता है वो ग्राहकों के संरक्षण में भी काफ़ी उससे वृद्धि मिलती है। तो ग्राहक को आप जितनी सेवा दोगे उतना ही क्या करेगा, वो वस्तु खरीदेगा, और आपकी जो लागत है वो क्या आएगी, कम से कम जो है वो आपकी लागत जो है वो आएगी। इसके बाद देखिए दूसरा है सेवा की लागत। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सेवा तो दे रहे हैं बट उसकी लागत कितनी आ रही है ये भी देखना क्या है, ज़रूरी है।
तो जो सेवा की लागत है इसमें जो है एक निर्माता जो है वस्तु का किराया और उसके स्टॉक का भंडार, ये सारी चीज़ों पर क्या करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है। लेकिन ये जो व्यय होते हैं उसको निर्माता को भी पता नहीं लगता कि कितना जो है व्यय चला गया है। तो निर्माता को ये नापना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए कि सेवा स्तर को कम करने से कहाँ कटौती जो है की जाए, जिससे कि लक्ष्य के अनुसार जो है कम से कम व्यय पर अच्छी से अच्छी क्या करे, वो उनको सेवाएं जो है वो प्रदान करे। और इसके लिए जो है एक सूत्र भी बताया गया है कि किस तरीके से जो है उनको अपना लागत जो है वो कम करता है। D इज इक्वल टू T प्लस FW प्लस VW प्लस S। D मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन की लागत जो है वो, T मतलब हुआ उसके जो ट्रांसपोर्टिंग लागत है, FW मतलब हुआ फिक्स्ड वेयर हाउस की कॉस्टिंग, और VW मतलब वेरिएबल जो वेयर हाउस कॉस्टिंग है, और S मतलब क्या हो गया, उसका जो है डिलीवरी सिस्टम जो है सेल का वो पीरियड कितना होगा। देखिए T जो है यातायात की लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थायी लागत, और जो है सुपुर्दगी में विलंब के कारण मान लो अगर उन्होंने कोई अपनी बिक्री खोई है उसकी भी लागत, ये जो है पूरा वितरण के संबंध में जो है पूरा लागत कहलाता है। तो ये जो सूत्र है जिससे कि क्या होगा, वितरण लागत जो है कम से कम आएगी। तो एक निर्माता को जो है इसको चुन लेना चाहिए और सदैव जो है अपने ग्राहकों के स्तरों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए ये दो लागत जो है एक भौतिक वितरण के अंतर्गत उनको लक्ष्य बनाना चाहिए। इसके बाद देखिए उनका जो है भौतिक वितरण के माध्यम में ही उनका उद्देश्य भी होता है कि कैसे जो है वितरण लक्ष्य के साथ साथ उनका उद्देश्य होता है कि खाली जो लागत और सेवा को ही देखना नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा जो है उनकी उपभोक्ताओं की जो संतुष्टि है उसको भी प्राप्त होना होता है। मान लो आप खाली लागत को ही देख रहे हो, उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो भी जो है कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद अधिकतम लाभ भी जो है आपको होना चाहिए, ये भी जो है भौतिक वितरण का मूलभूत उद्देश्य है। साथ ही तीव्र परिवहन, मतलब जो माल जो है कम से कम लागत पर क्या हो जाए, उपभोक्ताओं के साथ पहुंच जाए, और जो है इसका जो रख रखाव है वो भी क्या होना चाहिए, कम से कम जो है उसकी क्या होनी चाहिए, लागत जो है आनी चाहिए। और न्यूनतम वाहन स्तर का मतलब ये है कि कम से कम जो है वाहन बदलना पड़े, ऐसा नहीं हो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी से रेल, रेल से और फिर बदलना। इस प्रकार से अगर ज़्यादा से ज़्यादा वाहन अगर बदलेंगे तो माल को क्षति भी होगी, साथ ही साथ जो है लागत भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है इन सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये भी जो है भौतिक वितरण के अंतर्गत इनका जो निर्माता है उसका उद्देश्य होता है कि इनको ध्यान में रखते हुए क्या करें, अपना जो है लक्ष्य जो है वो निर्धारित करें। सो स्टूडेंट, आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ, जिसमें मैंने जो है भौतिक वितरण का आपको उद्देश्य बताया है, साथ ही साथ मैंने जो है भौतिक वितरण के विपणन जगत में भूमिका क्या है उसका मीनिंग जो है पूरा आपको डिटेल में बताया है कि भौतिक वितरण के उत्तरदायी जो है उसका जिम्मेदार कौन लेता है, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया है। आई होप ये जो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। भौतिक वितरण जो है ये इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको भौतिक वितरण से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और ये जो है मेरे जो लेक्चर देने का तरीके में अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। ये जो है ये आपको पहले जो है मैंने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो है लेक्चर बताया था, और जो है अब की बार मैं इस टाइप से बता रही हूँ, तो आपको समझ आ रहा है या नहीं, जो कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।